पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है इस वक्त जोरों पर चल रही है। चार चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है। पांचवें चरण की तैयारी चल रही है जिस पर धुआंधार प्रचार चल रहा है। लेकिन सातवें चरण का अगर हम चुनाव की बात करें बिहार का, तो इसमें क्या कुछ होने जा रहा है। सातवें चरण का पूरा लेखा जोखा जो है, किसके खाते में कौन सी सीट पलटेगा, रिजल्ट, हम तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त बाबा हमारे साथ फोन लाइन पे है। हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, भीतर की बात में आज हम सातवें चरण पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ सातवें चरण में निकलकर सामने आएगा, किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी या पलट जाएगा पूरी रिजल्ट? देखिए विकास, सबसे बड़ी बात है कि अभी पांचवें चरण का वोटिंग होना है और हम चर्चा सातवें चरण की कर रहे हैं। इस सातवें चरण की चर्चा के पीछे का कारण सबसे बड़ा ये है कि कल स्क्रूटनी हो गई है। स्क्रूटनी होने के बाद जो है इन 8 सीटों पर, चूंकि आपको पता होगा कि छठे और सातवें चरण में 8-8 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के गहमा-गहमी भी काफी है। इनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की किस्मत जो है, भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इन सीटों पे कई तरह की अग्नि परीक्षा भी होनी है। उस अग्नि परीक्षा में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार तय करेगा कि मुस्तकबिल कौन होगा इस देश का। यानी 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद क्या कुछ होता है। अगर पूरा हम लेखा जोखा इन सातवें चरण की 8 सीटों पर रखें तो ये 8 की 8 सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी या की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन के पास था, जिसमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी और बाकी का आपको सब पता है क्या हुआ था। इसमें से 3 सीटें जो है वो जदयू के खाते में थी, जिनको लेकर के अब इस बार सीट समझौते के तहत सीट बंटवारे में कुछ सीटें इधर से उधर हुई हैं। अगर बात हम करें सबसे कंफर्म सीट की, जो लगातार नीतीश कुमार के प्रभाव वाली सीट रही है और नीतीश कुमार जीतते रहे हैं, नालंदा की, तो यहाँ 23 लोगों ने नामांकन किया था, 4 छठे हैं और 29 बचे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें से कौन नाम वापस लेता है या नहीं लेता है। यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ से नीतीश कुमार जीतते आए, नीतीश कुमार का प्रभाव है, उनके वोटर हैं और ये सीट काफी हॉट सीट रही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कभी इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रहे हैं। और यहाँ जो कौशलेंद्र कुमार हैं, वो कौशलेंद्र कुमार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि अगर प्रधानमंत्री बनना होगा नीतीश कुमार को, तो वो ये सीट उनके लिए छोड़ सकते हैं। चर्चा भी खूब हुई थी कि नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ जो 6 विधानसभा है उसमें से अस्थावा में जदयू है, इस्लामपुर में राजद है, बिहार शरीफ में भाजपा है, हिलसा में जदयू है, राजगीर में जदयू है, नालंदा में जदयू है, हरनौत में जदयू है। यानी कि जदयू का ये पूरा का पूरा गढ़ कहा जाता है। इसमें सेंधमारी करने में 1 सीट भाजपा और 1 सीट राजद कामयाब हो पाई है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें जहानाबाद की तरफ आना होगा और जहानाबाद में देखिए तो स्थितियां बड़ा ही स्पष्ट है। इस बार का चुनाव थोड़ा दिलचस्प जरूर हो गया है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर के इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी 5 साल आजमाए जा चुके हैं, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या वो वोटों को बदल सकते हैं, लोगों को अपने तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनके सामने एक बड़ा समस्या ये आ गया है कि भूमिहार समाज से होने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है जो साफ साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में अरुण कुमार बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन सुरेंद्र यादव से उनकी टक्कर बहुत कड़ी है। पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी होगी। यहाँ जब हम 6 विधानसभा की बात करते हैं तो अरवल सीपीआईएमएल के पास है, कुर्था राजद के पास है, जहानाबाद राजद के पास है, घोसी सीपीआईएमएल के पास है, मखदूमपुर राजद के पास है, अतरी राजद के पास है। यानी इसमें जितनी भी सीटें हैं वो 6 की 6 सीटें जहानाबाद की महागठबंधन के पास है। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी कैसे पार पाएंगे। बात अगर हम सासाराम की करें तो सासाराम में 14 नामांकन हुए थे, 4 छठे हैं और 10 बचे हुए हैं। यहाँ भी
सिटिंग सांसद छेदी पासवान का टिकट कटा है, इसलिए यहाँ भी टिकट कटने के बाद बहुत सारी बातें की जा रही है। यहाँ मनोज कुमार कांग्रेस से खड़े हैं, तो शिवेश राम को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। रिजर्व सीट है और यहाँ वोट स्विंग जो होता है वो भाजपा की तरफ होता है। लगभग 7.5% का वोट स्विंग यहाँ देखने को मिला है हमेशा। यहाँ की अगर बात करें विधानसभा की, तो मोहनिया राजद के पास है, भभुआ राजद के पास है, चैनपुर जदयू के पास है, चेनारी कांग्रेस के पास है, सासाराम राजद के पास है और कराहगढ़ कांग्रेस के पास है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सीटें महागठबंधन के पास ज्यादा है, एक सीट को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सासाराम तो फैसला करता रहा है एनडीए की तरफ, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं क्योंकि लड़ाई कड़ी हो रही है और इस कड़ी लड़ाई में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली होंगी। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं पाटलिपुत्रा की तरफ, तो पाटलिपुत्रा में भी लड़ाई पिछली बार भी कड़ी थी और इस बार और ज्यादा कड़ी हो गई है। कारण कि रामकृपाल यादव और मीसा भारती दोनों इस बार फिर आमने सामने हैं। 2014 में रामकृपाल यादव जीते थे, 2009 में यहाँ से लालू प्रसाद चुनाव हारे थे, 2014 में भी मीसा भारती हारी थी और 2019 में भी। इस बार 2024 में वो जीत के लिए सारे फैक्टर जोड़ रही हैं। यहाँ तक कि 2009 में हराने वाले रंजन यादव को भी अपनी तरफ कर लिया गया है। अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ भाजपा की तरफ वोट स्विंग होता रहा है, लगभग 8% के आसपास यहाँ वोट स्विंग होता रहा है। और यहाँ जो वोटर हैं वो क्या फैसला करते हैं ये हम आपको बता दें तो दानापुर राजद के पास है, मनेर राजद के पास है, फुलवारी सीपीआईएमएल के पास है, मसौड़ी राजद के पास है, पालीगंज सीपीआईएमएल के पास है और विक्रम जो कांग्रेस के पास था अब वो भाजपा के पास है। यानी कि यहाँ की भी 6 सीटें आप देखते हैं तो महागठबंधन के खाते में है और महागठबंधन यहाँ पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए हुए है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या मीसा भारती को ये सारे विधायक मिल करके जिता पाते हैं। बात अगर पटना साहिब की करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट एक तरह से बन गई है। यहाँ से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में है और अंशुल अभिजीत कांग्रेस के तरफ से हैं। यहाँ की भी अगर बात करें तो यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा हुआ है। इसमें 6 सीटें जो है उसमें बख्तियारपुर राजद के पास है, दीघा भाजपा के पास है, बांकीपुर भाजपा के पास है, कुम्हरार भी भाजपा के पास है, पटना साहिब भी भाजपा के पास है, लेकिन फतुहा राजद के पास है। यानी यहाँ का ग्राफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ है और उसके सभी विधायक लगातार रविशंकर प्रसाद के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावे अगर बात आरा की जाए तो आरा में भी लड़ाई पिछली बार तो उतनी दिलचस्प नहीं थी, लेकिन इस बार दिलचस्प लग रही है। इसका कारण है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि काराकट की जो लड़ाई है उस काराकट की लड़ाई को लेकर के मामला यहाँ फंसा हुआ है। काराकट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है और भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को साधने में सफल नहीं होती है तो इसका असर देखने को मिलेगा कई क्षेत्रों में। आरा भी उसमें से एक है क्योंकि आरा में कुशवाहा जो वोटर हैं वो काफी एग्रेसिव हैं। यहाँ अगर बात करें हम विधानसभा की तो संदेश जो है राजद के पास है, बड़हरा भाजपा के पास है, आरा भाजपा के पास है, अगियाव सीपीआईएमएल के पास है, तरारी भी सीपीआईएमएल के पास है और जगदीशपुर राजद के पास है। यानी कि यहाँ भी ग्राफ जो है वो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का काफी बढ़ा हुआ है। बात अगर यहाँ हम काराकट की करें जिसकी चर्चा हम कर रहे थे तो यहाँ 27 लोगों ने नामांकन किया था, 13 छठे हैं, 14 बचे हुए हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प ये है कि पवन सिंह और उनकी मां दोनों इस चुनावी मैदान में हैं। राजा राम सिंह माले से हैं तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से चुनाव मैदान में है। यहाँ भी परिस्थितियां जो बता रही है उसमें राजद का पलड़ा भारी है और एक भी सीट यहाँ एनडीए के पास विधानसभा की नहीं है। नोखा से राजद है, डेहरी से राजद जीता हुआ है, काराकट से सीपीआईएमएल है, गोह से राजद है, ओबरा से राजद है, नबीनगर से भी राजद जीता हुआ है। यहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और खास करके पवन सिंह ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है बक्सर, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, यहाँ का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी चरतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी 27 लोगों ने नामांकन किया था, 12 छठे हैं और 15 बचे हुए हैं। यहाँ के सिटिंग सांसद अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है और ऐसी स्थिति में यहाँ क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। यहाँ भी मिथिलेश तिवारी सुधाकर सिंह में सीधी टक्कर थी, लेकिन ददन पहलवान और आनंद मिश्रा ने इस पूरे मामले को, दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों का अपना अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव है। इस प्रभाव को अगर देखा जाए तो लड़ाई यहाँ भी दिलचस्प मोड़ पे आकर के टिक गई है। यहाँ
जो विधानसभा है उसमें से ब्रह्मपुर राजद के पास है, बक्सर कांग्रेस के पास है, डुमरांव सीपीआईएमएल के पास है, राजपुर कांग्रेस के पास है, रामगढ़ राजद के पास है, दिनारा राजद के पास है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी ग्राफ जो है एनडीए गठबंधन का विधानसभा वाइज अगर देखते हैं तो काफी पीछे है। तो ऐसी स्थिति में मिथिलेश तिवारी को लेकर के कैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ ताना बाना बुनेगी। हालांकि ब्राह्मण यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन राजपूत यादव भी कम नहीं है, ब्राह्मणों के बराबर ही थोड़ा सा 19-20 देखा जाए तो यहाँ वोट जो है वो यादवों का है। और खास करके अगर देखा जाए सुधाकर सिंह की बात करें तो सुधाकर सिंह जमीनी नेता हैं, किसानों के नेता हैं, और ऐसी स्थिति में वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ददन पहलवान के खड़ा होने और आनंद मिश्रा के खड़ा होने से दिलचस्प मोड़ पे आ गया है यहाँ का चुनाव। अगर भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फुल सपोर्ट मिल गया, ब्राह्मणों ने सपोर्ट कर दिया, तो मिथिलेश तिवारी का सिक्का बुलंद हो सकता है। वरना आप समझिए कि यहाँ भी मामला फंसा हुआ है और जीत हार का आंकड़ा बहुत ही छोटा होगा। यानी 7वें चरण का पूरा अगर लेखा जोखा हम देखें तो इसमें जो 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटें एनडीए के पास है, लेकिन इसमें संशय की स्थिति पैदा हो गई है और चुनाव बहुत ही मुश्किल में आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को बिहार में लगा रही है, उसका क्या परिणाम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, अमित शाह का यहाँ 2 दिवसीय दौरा, रात्रि विश्राम, और 2024 के इस चुनाव में अंतिम दिन 1 तारीख को जब मतदान होगा तब तक लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसका आना, नीतीश कुमार का लगातार मेहनत करना, चिराग पासवान के साथ साथ अब आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं। दिलचस्प मोड़ पे ये चुनाव है और 7वें चरण में प्रतिष्ठा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की दाव पर फंसी। जी हाँ, तो बाबा को सुन रहे थे आप। बाबा आपको समझा रहे थे कि 7वें चरण में जो 8 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें से 5 पर बीजेपी के जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर है, तो वहीं पर नीतीश कुमार के 2 सीटों पर प्रतिष्ठा दाव पे लगा हुआ है। तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम से खड़े हैं, उनका जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर है। विधानसभा अगर क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन का दबदबा देखने को मिल रहा है ये 8 सीट पर। वैसे में जो इस समय 7वें चरण की जो लड़ाई होगी वो बेहद दिलचस्प हो रही है, क्योंकि विधानसभा के क्षेत्रों के अनुसार महागठबंधन भारी पड़ रही है एनडीए पर, लेकिन एनडीए के पास इस वक्त ये 8 सीट है। वैसे में लड़ाई क्या कुछ होगा, क्या परिणाम होगा, इसका फैसला तो 4 तारीख को आएगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।